भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीतियां पहले मैं कुछ लोगों को जोड़ देता हूं और अग्निपथ, अग्निवीर जैसी योजना के बारे में अभी हम बात करेंगे। पहले कुछ लोगों को मैं जोड़ रहा हूं। संजय कुमार आर्य जी, खासतौर से आपको बोलो मत भाई। दोस्तों नमस्कार। भारतीय सेना जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। मैं आपसे लाइव जुड़ने का खास मकसद, देश में बहुत समस्याएं ऐसी हैं जिन पर रोजाना हिंदू मुस्लिम जातिवाद, देशभक्ति, देशद्रोही, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या बातों में हम उलझे रहते हैं। 2 दिन से जो भारतीय सेना में भर्ती करने का एक नया नियम निकाला है, उस पर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको, जो हमें कई साल से किसी भी बात पर यह कहा जाता था, हाईवे बन रहा है, सड़कें कैसे बनेंगी, विकास कैसे होगा। अगर हम वेतनमान की मांग करते हैं, नौकरी की मांग करते हैं, किसानों की फसलों की मांग करते हैं, या जीएसटी के खिलाफ हम बात करते थे, इनकम टैक्स के खिलाफ हम बात करते थे, हर बात का जवाब आता था, देश के लिए पैसा कहां से आएगा। हाईवे बन रहा है, रक्षा संस्थान बने, हथियार आ रहे हैं। कौन से हथियार आए, कौन से रक्षा संस्थान बने? हाँ, हाईवे, सड़कें बनी हैं। वे सड़कें किन के लिए बनी हैं? जो पर्दे के पीछे हम समझ नहीं पा रहे हैं, उद्योगपति, व्यापारी और धर्म के ठेकेदारों का यह जो मिश्रण भारतीय जनता पार्टी करके अमेरिका के दबाव में आकर, अमेरिका के नीचे झुक करके भारत की सेना को भी गुमराह कर रही है, सेना के अधिकारियों को गुमराह कर रही है। आप दिमाग पर जोर लगाकर देखिए, हमारा सबसे अच्छा मित्र रूस था, सोवियत रूस कह लें, उसके बजाय भारतीय जनता पार्टी रूस को छोड़ करके अमेरिका के साथ जुड़ना चाहती है, क्योंकि अमेरिका में सबसे ज़्यादा व्यापारी ऐसे हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। और खबरों को ऐसे दिखाया गया कि अमेरिका हमारा हितैषी है। यहाँ तक कि यूक्रेन और रूस के युद्ध को भी इस प्रकार दिखाया गया कि रूस अत्याचार कर रहा है, यूक्रेन में तोड़ फोड़ हो रही है, यूक्रेन में ये हो रहा है, वो हो रहा है, जबकि रूस अपने पड़ोसी मुल्क यूक्रेन को इसलिए सबक सिखा रहा है क्योंकि वह अमेरिका के चुंगल में फंसता जा रहा है। पूरा हक है, सभी को हक है, हमें भी हक है। अगर पाकिस्तान
बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत के खिलाफ किसी ऐसे देश के करीब जाते हैं, हमें भी कार्रवाई करने का हक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अमेरिका झुकाव में आकर के ऐसे फैसले लेती गई। पहले तो रक्षा संस्थानों को या देश के संस्थानों को, जैसे बीएसएनएल, रेलवे, इनको बेचा। देश के अंदर सरकारी नौकरियों को खत्म किया। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने अर्धसैनिक बलों की, पुलिस की, सिविल नौकरी की सभी की पेंशन को खत्म किया। अब मोदी जी ने मौका देखा, जहां मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर बात नहीं बन रही, हिंदू मुस्लिम पर बात नहीं बन रही, किसानों के खिलाफ करने से मोदी जी के खिलाफ संदेश जाता है, तो मोदी जी ने देश के सेना अध्यक्षों को लेकर के एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो कि केवल सेना की नौकरी को ही प्रभावित नहीं करती है, भारत के युवाओं का भविष्य खराब करती है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और डिफेंस एम्प्लॉय तथा डीएससी कोर की नौकरी को भी प्रभावित करती है। इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद ही शुरू कर दी थी। आपको ऐसी खबरें तो कोई नहीं दिखाते, लेकिन मैं अभी 1 साल से ही सेना से रिटायरमेंट हुआ हूँ। सेना में और सेना संस्थानों में कुछ ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जिनको हम डिफेंस एम्प्लॉय कहते हैं। वे रेगुलर ड्यूटी नहीं करते हैं। सुबह टाइम टेबल होता है, कहीं पर 8 बजे, कहीं पर 9 बजे, कहीं पर ये जो होता चेंज हो, और वे शाम को 5-6 बजे तक अपनी ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं। वे सरकारी एम्प्लॉय होते हैं। उनकी तनख्वाह भी सरकार की तरह होती है, वेतनमान भी केंद्र सरकार के मापदंडों के अनुसार होती है। तो इसकी शुरुआत वहां से हुई थी। डिफेंस एम्प्लॉइयों को खत्म करने के लिए कई डिफेंस के जो संस्थान हैं, जैसे व्हीकल डिपो पानागढ़ है, और कुछ ऐसे संस्थान हैं जिनको खत्म करना चाहते थे। इन्होंने ये तरीका ढूंढा कि सीआईएसएफ, बीएसएफ के ट्रेनिंग सेंटरों को जो खर्च आता है उसको भी खत्म किया जाए, और सेना में ऐसे लोगों को फौज के नाम से भर्ती किया जाए। उनमें से हम कुछ को फौज में रख लेंगे, कुछ को हमारे डिफेंस एम्प्लॉय मजदूर की तरह रखेंगे, जिनकी ना पेंशन है, ना खाना है, ना उनके लिए कोई वर्दी है, ना इतने वेतन है, इतनी तनख्वाह है, ना इतना वेतनमान है, ना भत्ते हैं। जैसे मेरिट में 510 बेस वर्कशॉप है, इसमें जो सिविलियन काम करते हैं, कहने के लिए वो फौज में भर्ती हैं, लेकिन वे फौजी नहीं हैं। उनको सेना के सिपाही की तरह तनख्वाह नहीं मिलती है, हथियार नहीं मिलते हैं, कैंटीन की वो सुविधा नहीं है जो एक सैनिक को होती है, और वो शाम को ड्यूटी करके अपने घर आ सकते हैं। उनके ऊपर कमांड कंट्रोल करने के लिए सिविल के 19 स्टाफ के अफसर होते हैं गेट के ऊपर, और रक्षा संस्थानों की सुरक्षा के लिए डिफेंस सिक्योरिटी कोर के जवान होते हैं, जिसको हम डीएससी कहते हैं। ऐसे संस्थान हमारे देश में जगह जगह हैं। लेकिन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, उससे पहले हमारे रक्षा संस्थानों की सुरक्षा की जिम्मेवारी अंग्रेजों के ज़माने में चपरासी करते थे, चौकीदार करते थे। लेकिन 1947 में देश आज़ाद हुआ। देश की जनता को खुशहाल देखने के लिए, देश में खुशहाली लाने के लिए, लोगों में सुख सुविधा देने के लिए तत्कालीन सरकार कौन थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार। उस सरकार ने जो अंग्रेजों के ज़माने में हमारे रक्षा संस्थानों की सुरक्षा के लिए चपरासी और चौकीदार होते थे, उनको हटा करके
जो मैं कह रहा हूं इसको आराम से सुनना, उनको हटा करके आर्मी से अपनी कलर सर्विस रिटायरमेंट होने के बाद सिपाहियों को भर्ती शुरू कर किया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी बढ़ गई थी, खतरा बढ़ गया था। और एक खतरा यह भी था कि हमारे ही देश से एक अलग देश पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बाद में बना, कि पहले तो भारत और भारत के चारों तरफ अंग्रेजों का ही शासन था, लेकिन अभी केवल चोर डाकू से ही रक्षा संस्थानों को खतरा नहीं था, दुश्मन देशों के हमले से भी खतरा था। देश की सबसे महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा के लिए आर्मी से रिटायरमेंट लोगों को ही उसमें भर्ती किया गया। अभी तक डिफेंस सिक्योरिटी कोर में केवल सेना से रिटायरमेंट होते हैं, उन्हीं को भर्ती किया जाता है। आपको मैं बताता हूं, मैंने बीच में 7 साल नौकरी किया है। इसकी शर्तें, जो एक सैनिक 21 साल तक भर्ती होता है, उसी प्रकार फिजिकल फिटनेस, उसका मेडिकल, उसका रिटन टेस्ट और बाकी उसके चरित्र, पिछला रिकॉर्ड, डिसिप्लिन, अनुशासन और भी सख्त ज्यादा भर्ती होती है। अगर कई हजार जेसीओ हैं तो उनमें से 2 जेसीओ भर्ती होते हैं एक कोर से। ऐसे बहुत ही हमारे कड़े नियम है, क्योंकि जब भर्ती किया जाता है तो वह फिट हो, वे अपनी ड्यूटी करने के लिए शारीरिक मानसिक रूप से परिपक्व हो। और आज मोदी जी कहते हैं कि सेना से रिटायरमेंट 4 साल में कर दिया जाएगा, जो लोग फिट होंगे उनको सेना में रखा जाएगा, जो अनफिट हो गए उनको बाहर निकाला जाएगा, उनको पुलिस में, अर्धसैनिक बल में ऐसे भेज दिया जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब सेना में भर्ती करते हैं हम अनफिट को नहीं भर्ती करते हैं, हम फिट को ही भर्ती करते हैं। जब फिट को ही भर्ती करते हैं तो 4 साल के बाद वह अनफिट कैसे हो सकते हैं? अनफिट हो सकता है मेडिकल के कारण, कहीं पर चोट लग जाए, पैर टूट जाए या और कोई बीमार हो जाए। अगर सेना में कभी भी कोई जवान अनफिट होता है, वह मेडिकल के कारण बाहर आता है, उसको डीएससी में या पुलिस में या सीआरपीएफ, बीएसएफ, जो कि सेना की तरह ही कठिन ड्यूटी करती है, उनमें कैसे काम कर सकता है? जो मेडिकल अनफिट है, जो चिकित्सा में फेल हो गया, वो बाहर आता है, अब भी आते हैं, अभी भी बाहर आते हैं, तो उनको पुलिस में या सीआरपीएफ, बीएसएफ में तो नहीं भेजा जाता। और अगर ऐसा नियम बना रहे हैं कि 4 साल से नौकरी करने के बाद लोगों को फौज की नौकरी छोड़ने के बाद में सिविल में नौकरी दी जाएगी, तो फौज में तो फिट लोग ही भाग आएंगे, भगदड़ मच जाएगी, तो सेना तो खाली हो जाएगी। क्या आप उनको टीचर बनाएंगे? टीचर बनाएंगे तो उनकी क्वालिफिकेशन टीचर की तो है ही नहीं। अगर आप उनको प्राइवेट कंपनियों में नौकरी देना चाहते हैं, प्राइवेट कंपनियों के लिए क्या एमबी बीटेक के सेना में रह करके बंदा कर सकता है? नहीं, यह टोटल शोषण और सोची समझी साजिश के तहत है। सेना की पेंशन को भी खत्म करें और हमारे सेना से 4 साल में आने वाले युवकों को कंपनियों में गार्ड के रूप में वही मामूली तनख्वाह पर रखा जाए। तो मैं पूछना चाहता हूं, हमारे देश में तो पहले से ही बहुत ही काबिल 4 साल नहीं, कलर सर्विस करने वाले, 15 साल करने वाले, 17 साल करने वाले, 25 साल करने वाले, जो नए जवान के भर्ती होंगे उनसे भी अच्छे योग्य, काबिल, ट्रेनिंग प्राप्त सैनिक बहुत हैं। आप उनको एम्प्लॉय कर दीजिए, पुलिस में कर दीजिए, आप उनको अर्धसैनिक बल में कर दिए। धक्के खाते फिरते हैं बहुत हमारे भूतपूर्व सैनिक, जवान, जेसीओ, हवलदार, नायक, सूबेदार, नायब सूबेदार,
जो 24 साल 25 साल करके 30 साल करके आते हैं, जिनकी नौकरी बची है, उनको पुलिस में भर्ती कीजिए और सेना में भर्ती करते हो। इनको आप नौजवान को पूरी नौकरी करने दीजिए। मेरा कहने का मतलब है, जो पहले से व्यवस्था आ रही है उसको जैसी की तैसी रहने दें, देश को गुमराह ना करें। व्यापारी और औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए देश के किसानों का, नौजवानों का, सेना का शोषण ना करें। फिर मैं एक बार कहना चाहता हूं, अगर सीआरपीएफ, बीएसएफ, पुलिस, सीएसएफ में भूतपूर्व सैनिकों को ही भर्ती करना है तो सेना से हर साल सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी कैप्टन इतने रिटायरमेंट हो सकते हैं जो कि ट्रेंड हैं हथियार चलाने में भी, कमांड कंट्रोल करने में भी, मेडिकल फिट भी। उनको आप भर्ती कर लीजिए। और सेना में बाकी लोगों को 17 साल से पहले रिटायरमेंट करोगे तो जो लोग, इसके दो इफेक्ट पड़ेंगे। कल क्या होगा और क्या ऐसे पूरा एमएच के बारे में जानता, मैं सिर्फ अपनी सोच बता रहा हूं। जो लोग अभी भर्ती होंगे, मान लिया 6 महीने के बाद ट्रेनिंग पर वो जाता है, वो जवान जम्मू कश्मीर, कुपवाड़ा, बारामूला, दुर्गमुल्ला आदि क्षेत्र में जाता है, आतंकवाद क्षेत्र में जाता है। वह जवान के अंदर एक दिमाग में बात है, मैं 4 साल में अपने घर जाऊंगा, मुझे अपनी जान बचानी है। शायद वो उस मानसिकता से अपना काम ना कर सके, हो सकता है वहां से भाग आए, अरे मुझे क्या मरना, मुझे तो 4 साल में जाना ही है। और अगर हम भर्ती करके जवानों को रेगुलर आर्मी के साथ नहीं मिलाते हैं, पीस क्षेत्र में दिल्ली, मेरठ, बेंगलोर ऐसे ही रखते जहां तक वह क्षेत्र नहीं है, तो ये लोग वहां पर तो ट्रेनिंग करेंगे। जब हम पीस में रहते हैं तो पीस का बोलते हैं पसीना बहाया हुआ हमारे दुश्मन के क्षेत्र में, आतंकवादी क्षेत्र में हमारा खून बचाता है। पीस में भी ट्रेनिंग होती है। जब ये 4 साल के बाद रिटायरमेंट इनको करना ही है, ये फील्ड में जाना ही नहीं है, तो फिर हम इनको भर्ती क्यों कर रहे हैं? अगर भर्ती कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको 4 साल तक हम फौज का राशन खिला रहे हैं, हमारे जो ट्रेनिंग देने वाले इंस्ट्रक्टर हैं वो मेहनत कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग का फायदा देश को होना चाहिए ना, किसी रक्षा संस्थान को नहीं। रक्षा संस्थान के लिए मैंने पहले ही कहा, पहले से ही रिटायरमेंट बहुत फौजी हैं, बहुत सिपाही हैं। हर साल मेरे पास पूरा फिगर नहीं है, इतने रिटायरमेंट होते तो उनको दे दीजिए। अरे 15,000 नौकरी भी नहीं देते एक सिपाही को, रिटायरमेंट को 10,000 भी नहीं देते, खाना भी नहीं देते, रहने की जगह भी नहीं देते। जो कंपनियां हैं उनमें लोग चौकीदार के लिए, सिक्योरिटी गार्ड के लिए भर्ती होते हैं, उनकी क्या हालत है रिटायरमेंट के बाद में हम सबको पता है, आप सब जानते हैं। मैं सेना की बात करूंगा। सेना में सबसे पहले तो अनफिट जवान भर्ती होता ही नहीं। अगर कोई नौकरी करते करते मेडिकल अनफिट हो जाता है या अनुशासनहीन के कारण फौज से आ जाता है तो उसको निकाल दिया जाता है, आ जाता है। लेकिन आप अपनी मर्जी से मापदंड करोगे कि भैया अभी आप घर जाओ, तो कहां जाएगा, कौन सी नौकरी करेगा? और अगर आप अर्धसैनिक बल में, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में ही उनको भेजना चाहते हो तो हमारे सेना के ट्रेंड सोल्जर बहुत ही मजबूत, जिनके अंदर मरने मारने का जुनून जोश होता है, ये एक दिन में नहीं आ जाता है। सैनिक के अंदर उसको ट्रेंड किया जाता है मरने के लिए, मारने के लिए। उसको मैं यहाँ वो बातें नहीं कह सकता हूँ कि 1 साल में सिपाही बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 1 साल का कमजोर होता है वो देश के लिए कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन एक नई दिमाग में बात रहेगी कि भाई मैं पता नहीं 4 साल के बाद मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा। और ऐसे बहुत हमारे एयरफोर्स में, नेवी में
आर्मी की कोर में, एजुकेशन कोर में, आर्टिलरी में, एडी रेजिमेंट में, मेडिकल कोर में, सिग्नल कोर में, ईएमई कोर में बहुत इतने पढ़े पढ़े लड़के भी हैं और वहाँ रहते भी पढ़ाई करते हैं। जब उनको लगेगा कि सिविल में नौकरी हमें मिल जाएगी, वे आर्मी को छोड़ेंगे। और आर्मी को वे क्वालिफाइड ट्रेंड आदमी छोड़ता है तो उसका असर ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ता है। और मुझे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं अगला पे कमीशन घोषित न करने के लिए ही ऐसी बात किया जाए, भाई जिसको ठीक है छोड़ो, कोई छोड़ दो, उनको वहां नौकरी मिल जाएगी, यहाँ मिल जाएगी। क्योंकि क्वालिफाइड आदमी, ट्रेंड आदमी तनख्वाह की मांग करता है और अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा अनट्रेड तनख्वाह की मांग तो करता है, लेकिन अधिकारी के पास जाने के बाद चुप हो जाता है। उसको जो कहा जाता है वो हाँ 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 करके मान जाता है। क्या सेना को कमजोर किया जा रहा है? अगर देश को मजबूत करना है तो मैं मांग करता हूं, एक सिपाही की नौकरी 32 साल करो, उसके खाने के लिए ड्राई फ्रूट बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ाओ, उसके लिए सुख सुविधा बढ़ाओ, देश की सेना को मजबूत करो। लेकिन ये कोई ड्रामा नहीं है कि भाई आप भर्ती हो जाए 4 साल के बाद आ जाए। अगर यह नियम बनेगा तो अच्छे अच्छे जवान भी जो क्वालिफाइड हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो सेना में कमीशन लेना चाहते हैं या मेरी तरह एक्स ग्रुप में डिप्लोमा लेना चाहते हैं, वे लोग वहाँ क्यों मेहनत करेंगे? वे लोग घर आएंगे, उनको पताशील में नौकरी मिल जाएगी। मैं आर्टिलरी का एआईजी था, मैं डिप्लोमा लिया एज ए बीटेक, तो मैं वो क्यों लेता? मैं घर पर आ जाता, यार मैं तो टीचर लग जाऊंगा, मैं तो दिल्ली पुलिस में हो जाऊंगा। लेकिन जो शोहरत, जो इज्जत, जो जुनून, जो जोश, जो मुझे मज़ा आ रहा था, तो मैंने मेहनत किया, उसके लिए मैंने कष्ट उठा। 12 महीने की 18 साल की नौकरी की उम्र में, जबकि मेरी उम्र हो गई थी शायद 40 के आसपास, तब जाकर के मैंने वो ट्रेनिंग किया। अगर एक नए भर्ती वाले को यह लालच दिखाया जाएगा कि भाई आपको नौकरी शीघ्र मिल जाएगी, तो टेक्निकल काम नहीं सीखेगा। सेना में नए नए हथियार आ रहे हैं दुश्मन को मारने के लिए, दुश्मन की टेक्नोलॉजी को फैल करने के लिए, वो उसमें ट्रेनिंग में फर्क पड़ेगा। फिर तो ट्रेंड आदमी भी घर आने की कोशिश करेगा, शील में नौकरी मिल जाएगी। सेना की नौकरी में आपको जान भी देनी पड़ती है, आपको सीखना भी पड़ता है, ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है। बहुत ही रोमांच की नौकरी है, कठिन नौकरी है। और लोग इसलिए सेना में भर्ती होते हैं, इसलिए जान की परवाह नहीं करते हैं कि उनको पेंशन मिलेगी। अगर पेंशन सेना में खत्म कर देंगे, मैं ये नहीं कहता कि सेना खाली हो जाएगी, लोग भर्ती तो होंगे, लेकिन मानसिक रूप से इतने मजबूत और इतने दुश्मन से मुकाबला करने पे शायद मनोबल नहीं होगा जो सेना के जवान को पेंशन मिलती है तब होता है। अगर आप तनख्वाह ही दें और आप पहले ही घोषित कर दें कि आपकी इतनी तनख्वाह होगी, इतने दिन के बाद इतनी होगी, इतने दिन के बाद इतनी होगी, कोई पे कमीशन नहीं, कोई पे कमीशन का मापदंड नहीं, कोई गुणा भाग नहीं, आप एक ठेकेदार जैसी नौकरी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि असर पड़ेगा। तो इसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सेना के, हमारे जो थल सेना अध्यक्ष हैं, हमारे नेवी के कमांडेंट साहब हैं, एयरफोर्स के मार्शल साहब हैं, कि वे इस पे विचार करें और सरकार को समझाएं। यह बात जरूर है कि नौकरी करते करते हुए हर आदमी को, हर ऑफिसर को अपने देश के प्रधानमंत्री की बात मानना पड़ता है। हाँ, अगर कुछ
सुधार करना है। जैसे डिफेंस एम्प्लॉय होते हैं, इनके डिसिप्लिन की बात आती है, तो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये मुद्दा नहीं है कि भाई 7 साल नौकरी करो, आप यहाँ जाओ। कोई जो एम्प्लॉय ढंग से काम नहीं करता उसको सजा दो, उसको सिविल में नौकरी क्यों। सेना का अनुशासन भी बनेगा। अगर हमारा डिफेंस एम्प्लॉय अपनी ड्यूटी ठीक नहीं करते हैं, उसका कोर्ट मार्शल करो, उसको सिविल जेल करो। ये कोई वो नहीं है कि भाई सेना का एक सिपाही बाहर आकर के किसी उद्योगपति व्यापारी के घर पे 12,000 में डंडा दे करके ड्यूटी देता है, या डिफेंस एम्प्लॉय की तरह वो यहाँ पे मजदूर बन के रहता है। हालांकि करते हैं लोग, मजबूरी है। मैं पसंद नहीं करता हूँ। मैं पसंद करता हूँ सेना का एक स्वाभिमान सैनिक देश के लिए जान देने का मुद्दा रखता है, तो कम सुविधा में रिटायरमेंट होने के बाद भी जीवन जी सकता है। किसी घर नौकरी करना, ड्यूटी करने से बेहतर है अपने गांव में खेती करे, मजदूरी करे, लोगों के साथ मिलकर रहे, उसमें खुश रहे। लेकिन जिस विमान से, जिस सम्मान से, जिस जोश जुनून से सेना में रहता है, उसका उसी सम्मान, जोश जुनून, गुरूर को लेकर के जीवन व्यतीत करे, खुश रहे। झुकना अच्छी बात नहीं है। उद्योगपति, व्यापारी और धर्म के ठेकेदारों के चमचे बनना, या किसी के घर पे गाड़ी चलाना या कुछ करना, उससे बेहतर है आपकी जो पेंशन है उसमें गुजारा करें। हाँ, आपको अच्छी कहीं नौकरी मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है, सम्मान से करें, इज्जत करें, अपनी ड्यूटी में वफादार रहें। मैं दोबारा फिर अग्निपथ योजना, ये सेना के लिए राजनीतिक शब्दों का इस्तेमाल, अग्निपथ, अग्निवीर, ये बकवास। अग्निपथ क्या होता है? एक सैनिक सैनिक है। अग्निवीर क्या होता है? एक सैनिक शेर है। भर्ती सेना की भर्ती है बस। अग्निपथ इस देश को शब्दों में उलझा दिया। अच्छे दिन, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडिंग इंडिया, भारत चमक रहा था, चमक रहा, ये शाइनिंग ऑफ इंडिया, ये अटल बिहारी के टाइम पे आता। शब्दों से नहीं देश चलता है, देश से काम से चलता है। आप भर्ती खोलिए, जो पहले से पद खाली पड़े हैं उनको भर्ती कीजिए, नए पे कमीशन के लिए काम कीजिए, सैनिकों को सुख सुविधा और खाने के लिए, और जहाँ कोई कमी है सेना के जवानों से बात करके वो कीजिए, उनकी छुट्टी कीजिए, उनकी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद की सुरक्षा की बात कीजिए। देश को गुलाम, छात्रों को बेवकूफ़ बनाना, किसानों को आतंकवादी कहना, ऐसे देश नहीं चलता है। अमेरिका के इशारे पर इस देश के नागरिकों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जाए। हम देशभक्त हैं, हम सैनिक हैं, हम किसान हैं। इस देश का किसान, गांव का नौजवान देश के लिए मर सकता है। गुमराह करना था आपको, बहुत कर लिया। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम लगे रहते हैं। कभी गरीबी पर भी बात करो, कभी गरीबी पर भी बात करो। हर नौकरी में इतने पद खाली पड़े हैं, उन पर भी बात करो। कभी इनकम टैक्स पर भी बात करो, कभी महंगाई पर भी बात करो, कभी अत्याचार पर भी बात करो, कभी बलात्कार पर भी बात करो। जो आज पुलिस के लोग डंडा लेकर के हमारे सिविल एम्प्लॉय पर मारते हैं, सरकार का आदेश मानते हैं, उनको कितना दुख होता होगा। उनके भी तो घर पे लोग हैं, उनके भी तो भाई बंधु हर आंदोलन में। आंदोलन तो इससे पहले भी हुए, देश 1947 से पहले भी आंदोलन हुई है, 47 के बाद भी हुई है। भारतीय जनता पार्टी से पहले भारतीय जनता पार्टी खुद हर आंदोलन में रहती थी। कभी किसी के घर थोड़ा ही गिराए जाते थे कि कोई नौजवान सड़क पर पत्थर मार रहा है या गाली दे रहा है, ठीक है, उसको गिरफ्तार कीजिए, कानूनी कार्रवाई कीजिए। जिस घर में वो रह रहा है, बूढ़े माँ बाप का घर थोड़ा गिराइए। देश कहाँ जा रहा है, क्या होगा, देश के नौजवान समझ चुके हैं। देश में जगह जगह ट्रेन चल रही है, सरकारी संपत्ति को नुकसान हो रहा है, गलत है। इसकी रोकने की जिम्मेवारी मोदी जी की है। मोदी जी तो
हिमाचल प्रदेश की ठंडी हवा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देश में आग लग रही है। अगर आज देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी होता, देश में ऐसे हालात होते, वो हिमाचल प्रदेश में होता, तो भारतीय जनता पार्टी क्या प्रचार करती। वो देखो पप्पू हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहा है, देश जल रहा है। ऐसे ही केजरीवाल के लिए कभी एक बार दिल्ली में जब ज़्यादा गंदगी हो रही थी, वो गोवा में या पंजाब में कहीं पे चुनाव प्रचार कर रहा था। बस देखो केजरीवाल जी पंजाब में घूम रहे हैं, गोवा में घूम रहे हैं, देश में दिल्ली में गंदगी इतनी पड़ी हुई है। देश को गुमराह ना करें। भारत का नौजवान हर जाति का, जाट, गुज्जर, राजपूत, ब्राह्मण, अहीर, बनिया, हर जाति का, हर धर्म का नौजवान सेना में जाता है। आज भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा विरोध अगर कोई कर रहा है तो हिंदू कर रहा है। आज और कल 2 दिन से क्या पूरे देश के मकानों पर बुलडोजर चला देंगे? हाँ, चला देंगे। सेना उनके हाथ में, पुलिस उनके हाथ में, तो क्या होगा? पब्लिक में विद्रोह हो जाएगा। पूरे देश की जनता को पुलिस और सेना नहीं मारेगी किसी भी देश में। हमारे देश की बदनामी हो रही है। तो मैं तो निवेदन करता हूं कि मोदी जी आप इस्तीफा दे दीजिए। आप बहुत हो गया। बस जय हिंद, जय हिंद।